बोटॉक्स का साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि आप इंजेक्ट कर रहे हो तो कोई वेसल अगर हिट हो 20-30% केसेस में ऐसा देखा गया है कि फैमिली हिस्ट्री में विटिलिगो है। सनस्क्रीन आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं देता आपको। सो मेरे हिसाब से एंटी एजिंग ट्रीटमेंट आपके 20 से स्टार्ट होनी चाहिए। सलाम नमस्ते दोस्तों, हेल्थ पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज स्किन से जुड़े कई सवालों पर बात करेंगे। इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं रीनोन डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिनव सिंह। वेलकम टू इंडिया न्यूज़ डॉक्टर। इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल ये है कि ज़्यादातर पेशेंट्स क्यों आते हैं? अपने अपीयरेंस को लेके कॉन्शियस होते हैं, लाइक जैसे कि स्किन कलर, या उनको एक्चुअल में प्रॉब्लम होता है? सो हमारी क्लिनिक में दोनों ही तरह के पेशेंट्स आते हैं। पहले क्या होता था, स्किन डिजीजेस ज़्यादा आते थे। अब जैसे जैसे सोशल मीडिया एंड ट्रेंड से लोगों को और नॉलेज मिली है कि स्किन को और बेटर कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो ट्रेंड इधर भी बढ़ गया है और वो अब ऑलमोस्ट 60-40 का रेशियो कि 60% पेशेंट हमारे स्किन डिजीजेस के, 40% पेशेंट ऐसे जो कि अपने अपीयरेंस को बेटर करने के लिए या स्किन को बेटर करने के लिए या हेल्दी करने के लिए हमारे पास आते हैं। सो डॉक्टर, मेल्स और फीमेल्स किस टाइप के ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा आते हैं? सो हमारे क्लिनिक में मेल्स मोस्टली अपने एक्ने के लिए, या फिर उनको कोई स्किन रैश या एलर्जीज होती है उनके लिए, या समटाइम्स इवन स्किन को बेटर करने के लिए भी आते हैं। फीमेल्स मोस्ट कॉमनली पिगमेंटेशन से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आती हैं। एक्नेस भी फीमेल में होता है, और डलनेस और स्किन की फाइन लाइंस, रिंकल और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के लिए ज़्यादातर आती हैं। सो डॉक्टर, इन दिनों लोग स्किन वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। सो मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बताइए कि ये कितनी हार्मफुल हो सकती है। मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनको कोई पार्लर में किसी पार्लर वाली ने कोई क्रीम दे दी, या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे कोई सेल कर रहा है, उस पर कोई लेबलिंग नहीं है, वो ज़्यादातर हार्मफुल होती हैं। इसमें जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स कभी कभी एडेड होते हैं वो होते हैं स्टेरॉइड्स, जो कि स्टेरॉइड्स स्किन को थिन कर देते हैं, स्किन को सेंसिटिव बना देते हैं। बहुत कॉमन एक क्रीम है वो, चूँकि आप बेटनोवेट नाम सुना होगा, वो बहुत कॉमनली यूज़ होती है। तो वो एक्चुअली एक्जिमा का ट्रीटमेंट है, ना कि स्किन वाइटनिंग। तो ऐसी क्रीम्स को ना यूज़ करें जब तक आपको उसके इंग्रेडिएंट पता ना हो। दूसरा, इन क्रीम्स में हाइड्रोक्विनोन समटाइम्स मिक्स होता है, जो कि हम लोग भी यूज़ करते हैं, बट बहुत ही केयरफुली, और जहाँ पे हमें लगता है नीड वहाँ पे यूज़ करते हैं, बिकॉज एक वो ब्लीचिंग एजेंट होता है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि उससे अगर लॉन्ग टर्म आप यूज़ करो तो स्किन पूरी ब्लैक हो जाती है, वो स्किन में डिपॉजिट हो जाता है। और समटाइम्स कुछ क्रीम्स में देखा गया है ट्रेसेस ऑफ मर्करी भी मिले हैं। मर्करी की भी स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टी होती है, बट वो बहुत डेंजरस होता है। बिना इंग्रेडिएंट जाने वैसी क्रीम्स कभी भी यूज़ ना करें स्किन वाइटनिंग पर्पज़ के लिए, मेरा तो ये कहना है। सो डॉक्टर, नाउ जो आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, व्हाट इज बोटॉक्स? सो बोटॉक्स एक शॉर्ट टर्म है, एक मेडिसिन होती है या एक केमिकल होता है, इसका नाम होता है बोटुलिनम टॉक्सिन, जो कि क्लोस्ट्रीडिया नाम के बैक्टीरिया से मिलता है। तो वो एक टॉक्सिन होता है जो कि मसल्स को रिलैक्स कर देता है। तो उस टॉक्सिन को ही हम लोग जो है डिराइव करते हैं, बहुत ही डाइल्यूट करके। उसको कंपनी है एलर्गन, वो बनाती है बोटॉक्स के नाम से और उसको सेल करती है। सो बोटुलिनम टॉक्सिन जो है उसको यूज़ किया जाता है फेस पे जो रिंकल्स आ जाते हैं उनको सॉफ्टन करने के लिए, उनको इरेज करने के लिए। जैसे कि हमारा फोरहेड पे लाइंस होती हैं, क्रोज फीट बोलते हैं, जो आइस के साइड पे लाइन होती हैं, तो इनको इरेज करने के लिए बोटॉक्स इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। और ये 4 to 6 मंथ्स तक इनका रिजल्ट रहता है, बिकॉज वो मसल्स आपकी रिलैक्स रहती हैं, तो वो रिंकल्स दिखते नहीं हैं आपके फेस पे। डॉक्टर, पीपल गेट कंफ्यूज्ड काफ़ी बार बोटॉक्स और फिलर के बीच में, द डिफरेंस। बोटॉक्स और फिलर दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। बोटॉक्स, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, वो रिंकल्स को सॉफ्टन करने के लिए, इरेज करने के लिए एज एंटी एजिंग ट्रीटमेंट यूज़ होता है। फिलर्स जो है वो हाइलोरनिक एसिड, जो कि आजकल आप शायद थिंक मोस्ट लोगों को सोशल मीडिया की वजह से पता होगा कि वो सेरम फॉर्म में भी आता है, हमारी बॉडी में भी एग्जिस्ट करता है, उसी का एक क्रॉस लिंक्ड फॉर्म होता है। तो उससे वो थोड़ा हार्डन हो जाता है, तो वो हम लोग यूज़ करते हैं एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के लिए। फिलर से क्या होता है, जहाँ पे आपकी सैगिंग हो रही है फेस में, अगर स्किन ये जो फोल्ड है, नेजोरेबियल फोल्ड बोलते हैं या इसको जाउल बोलते हैं, अगर ये सारी चीज़ें अपीयर हो रही हैं तो फिलर के इंजेक्शन से इनको लिफ्ट किया जा सकता है। और कहीं अगर हॉलोनेस है फेस में, कोई हॉलो अंडर आई हॉलोनेस है या फेस में कहीं हॉलोनेस है, तो उसको फिल करने के लिए भी फिलर यूज़ किया जाता है। सो डॉक्टर, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है, बोटॉक्स, फिलर्स एंड लेजर ट्रीटमेंट्स, आर दे सेफ? तो ये जो ट्रीटमेंट्स हैं बोटॉक्स, लेज़र और फिलर्स, ये टोटली सेफ हैं
अगर एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या प्लास्टिक सर्जन्स के पास आप करा रहे हो, बट आजकल प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे ट्रीटमेंट्स कहीं भी स्टार्ट कर देते हैं लोग, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई लॉ नहीं है प्रॉपर इसके लिए है, बट वो इन प्लेस इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो इवन सैलून्स में भी चीज़ें हो रही हैं, या कोई भी एस्थेटिक क्लिनिक खोल के उस पर शुरू हो जा रहा है, क्वैकरी बहुत हो रही है इस चीज़ को लेके, तो ये सेफ़ नहीं है। बोटॉक्स का साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि आप इंजेक्ट कर रहे हो तो कोई वेसल अगर हिट हो जाए, ब्लड वेसल, तो उससे ब्रूजिंग हो सकती है, जो कि 5 डेज़ में रिजॉल्व कर जाता है। दूसरा, अगर गलत इंजेक्शन लग जाए, गलत मसल में लग जाए, लाइक हम अगर फोरहेड में लगा रहे हैं, बाई चांस अगर यहाँ से हमने यहाँ गलती से इस मसल में लगा दिया, तो आईलिड ड्रूप कर सकती है। फिलर की बात करें तो फिलर में जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी ब्रूजिंग, क्योंकि इंजेक्ट कर रहे हो आप तो ब्रूजिंग उसमें भी हो सकता है। ब्रूजिंग इज़ अ टेम्प्रेरी साइड इफ़ेक्ट जो कि 5 डेज़ में चला जाता है। देन अगर फिलर गलत जगह पड़ जाए, गलत जगह मतलब अगर वेसल्स में चला जाए, तो मेजर साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। वो आपकी वेसल ब्लॉक हो सकती है, स्किन वहाँ की नेक्रोसिस मतलब वहाँ की स्किन पूरी वहाँ पे वुंड बन सकता है जो कि हील नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंजेक्टर को पता होना चाहिए, फेस की एनाटॉमी पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे वेसल्स हैं, कहाँ हमें नहीं डालना है। इंजेक्ट करते वक्त वो हमेशा एस्पिरेट, मतलब एस्पिरेशन का मतलब होता है आपने सिरिंज को डाला और उसको पुल किया पीछे, प्लंजर जो होता है, आपने देखा कि कहीं ब्लड वापस तो नहीं आ रहा है सिरिंज के अंदर, तो ये एस्पिरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब चीज़ों से कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। अगर बाई चांस फिलर से ये साइड इफेक्ट होता भी है कि वेसल में अगर चला गया, वैसे तो इट्स वेरी रेयर, टचवुड, मुझे तो अभी तक नहीं मिला है ये, तो हमारे पास हाइलोरोनिडेज नाम का एक इंजेक्शन आता है जो कि हम वो इंजेक्ट करके जो फिलर है जो कि हाइलोरोनिक एसिड का बना है उसको डिसॉल्व करके वहाँ से हटा सकते हैं। इवन कभी कभी रिजल्ट किसी को पसंद नहीं आता है तो भी हाइलोरोनिडेज यूज़ होता है। लेज़र ट्रीटमेंट की बात करें तो ये बहुत तरह के लेज़र्स हमारे पास होते हैं, जैसे CO2 लेज़र है जिससे एक्ने स्कार ठीक होता है, ND-AG लेज़र है जो पिगमेंटेशन में यूज़ होता है, डायोड लेज़र है जो कि हेयर रिमूवल में होता है। सबसे कॉमनली जो यूज़ होता है स्किन क्लिनिक में मुझे लगता है वो डायोड लेज़र है जो कि लेज़र हेयर रिमूवल के लिए यूज़ होता है। उसके कोई बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर अच्छी मशीन है, अच्छा ट्रेन टेक्नीशियन है, डॉक्टर के सुपरविजन में हो रहा है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ग्रेटिफाइंग हैं। आपको बस लेज़र के पैरामीटर्स को अकॉर्डिंग टू हेयर ग्रोथ सेट करनी होती है और उससे वो 6 to 8 सेशंस में रिजल्ट आ जाता है। हेयर रिडक्शन काफ़ी हद तक 80 to 90% हेयर रिडक्शन हो जाता है। थोड़े बहुत 10-20% फाइन हेयर्स बचते हैं, वो आराम से मैनेज हो जाते हैं। अगला अगर हम बात करें CO2 लेज़र होता है, वो एक्ने स्कार्स या स्कारिंग के लिए यूज़ होता है। उसमें स्किन जो है बर्न कर दी जाती है फ्रैक्शनल वे में। फ्रैक्शनल वे मतलब कुछ पार्ट बर्न किया जाता है, कुछ पार्ट नहीं बर्न किया जाता है। उससे कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ता है, वो स्कार्स को जो है हील कर देता है और बेटर कर देता है। इसका साइड इफेक्ट यही है, CO2 लेज़र एक एब्लेटिव लेज़र है, स्किन बर्न हो चुकी है तो पिगमेंटेशन का रिस्क बहुत हाई रहता है। तो इसमें लेज़र के बाद हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं 7 to 10 डेज तक प्रॉपर सन प्रोटेक्शन लेने को, अदरवाइज वो पिगमेंटेशन हो सकती है। थर्ड लेज़र की बात करें तो ND-AG लेज़र जो मैं बता रहा हूँ वो हमारा पिगमेंटेशन के लिए, टैटू रिमूवल के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ये भी बहुत सेफ लेज़र है, ये मेलानिन को कम करके काम करता है। ये जो लेज़र बीम होती है मेलानिन को टारगेट करती है, मेलानिन को डिस्ट्रॉय करती है, उससे पिगमेंटेशन कम होता है और अगर टैटू है तो टैटू भी रिमूव हो जाता है। बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स वही है, अगर जो लेज़र के प्रिकॉशन का ख्याल रखा नहीं गया तो इससे बर्न हो सकता है। डॉक्टर, नाउ व्हाट इज IV थेरेपी और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? अगर आप IV थेरेपी पूछ रहे हैं, आई एम श्योर यू आर आस्किंग अबाउट इंट्रावीनस थेरेपी। इंट्रावीनस थेरेपी का मतलब होता है डायरेक्टली आपके वेन्स में ड्रिप के थ्रू इंजेक्ट करना। आजकल ये बहुत कॉमन है, लोग करा रहे हैं इसे। मोस्टली सबसे कॉमन जो मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है वो है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन की प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो मेलानिन प्रोडक्शन को कम करता है। एक्चुअली इसका वो साइड इफेक्ट पाया गया कुछ स्टडीज़ में, उसकी वजह से मेलानिन को भी कम नहीं करता है। वो हमारे स्किन में 2 तरह के मेलानिन होते हैं, यू मेलानिन जो ब्राउनिश मेलानिन होता है जो कि हमारे में ज़्यादा होता है, और फियो मेलानिन जो कि हमारे में कम होता है। इंडियन स्किन में यू मेलानिन ज़्यादा होता है, फियो मेलानिन कम होता है। जो यूरोपियन अमेरिकन पॉपुलेशन फेयर इसलिए होती है बिकॉज उनके अंदर यू मेलानिन कम होता है और फियो मेलानिन ज़्यादा होता है। तो ग्लूटाथियोन जो है यू मेलानिन के सिंथेसिस को फियो मेलानिन की सिंथेसिस को शिफ्ट करती है। इसका रिजल्ट जो है आपको 4-5 सेशंस के बाद दिखने लगता है और ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। आई थिंक स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है बॉडी में। ये हमारे लिवर में भी सिक्रीट होता है। मेरा पेशेंट को एडवाइस रहता है कि आप अपने लिवर को हेल्दी रखो, अपनी डाइट से, एक्सरसाइज से, स्ट्रेस कम करके, स्लीप प्रॉपर लेके। तो आपका लिवर अगर प्रॉपरली ग्लूटाथियोन सिक्रीट कर रहा है तो आपको वैसे भी
बाहर से उल्टा धुआं लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हेल्दी रहोगे, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। डॉक्टर, नाउ माय क्वेश्चन इज, रेटिनॉल क्या है और इसे कब स्टार्ट करना चाहिए? सो रेटिनॉल एक विटामिन ए डेरिवेटिव है। इस कोई रेटिनॉइड ग्रुप का एक कंपाउंड होता है जिसमें कि रेटिनॉल, रेटिनल्डिहाइड, रेटिनॉइन और इवन ओरल टैबलेट आइसोट्रेटिनॉइन आती हैं। ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये 2-3 तरह से फंक्शन करते हैं। एक तो ये स्किन का जो साइकिलिंग हो रही होती है, हमारी स्किन का टर्नओवर हो रहा होता है, उसको ये बेटर करते हैं। और दूसरा हमारे ऑयल प्रोडक्शन को कम करते हैं और इसके अलावा पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करते हैं। तो ऐसे ये रेटिनॉल मोस्टली काम करता है। रेटिनॉल को बाय माय एक्सपीरियंस आई हैव सीन कि 30 इज़ द राइट एज, उससे पहले स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अराउंड 30s में आप रेटिनॉल को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने का ये तरीका है कि लोअर ग्रेड से स्टार्ट करें, वंस पर वीक से स्टार्ट करें, अपनी स्किन को अडॉप्ट होने दें, ग्रेजुअली धीरे धीरे इसको बिल्डअप करें, धीरे धीरे इसके कॉन्सेंट्रेशन को और इसके टाइप्स को बढ़ाइए। फिर इसके बाद आपकी स्किन कुछ वीक्स में या कुछ मंथ्स में अडॉप्ट हो जाएगी, देन आप इसको अल्टरनेट नाइट और इवन डेली तक ले जा सकते हैं। तो इससे आपको देखने को मिलेगा आपकी स्किन टेक्सचर बेटर हो रही है, आपके फाइन लाइंस रिड्यूस हो रहे हैं, इवन पिगमेंटेशन भी रिड्यूस हो रहा है। बट हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेटिनॉल को ग्रेजुअली बिल्डअप करें, अदरवाइज स्किन बहुत पील होगी क्योंकि वो टर्नओवर रेट को बढ़ाती है, ड्राई हो सकती है, आपका स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं इवन एक तरीका पेशेंट को ये बताता हूँ, सैंडविच टेक्निक, जिसमें कि मैं बोलता हूँ पहले आप मॉइस्चराइज़र लगाओ ताकि स्किन प्रोटेक्टेड रहे, देन उसके ऊपर रेटिनॉल की एक लेयर लगाओ, उसके ऊपर देन मॉइस्चराइज़र फिर से लगाओ। तो उससे आपको रेटिनॉल को अडॉप्ट करने में ईजी रहता है, इरिटेशन और साइड इफेक्ट होने के चांसेस कम रहते हैं। सनस्क्रीन लगाते हैं लेकिन उसके बाद भी हम टैन हो जाते हैं, ऐसा क्यों? सनस्क्रीन आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं देता, आपको 100% प्रोटेक्शन सनस्क्रीन से नहीं मिलने वाला है। वो कुछ परसेंटेज ऑफ यूवी रेस को ब्लॉक कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एसपीएफ ऑफ द सनस्क्रीन। अगर एसपीएफ 30 है तो 95% यूवी रेस को ब्लॉक करेगा, एसपीएफ 50 है तो 97% यूवी रेस को ब्लॉक करेगा। दूसरा रीज़न ये है इनएडिक्वेट एप्लीकेशन। लोग बहुत ही थोड़ा सनस्क्रीन लगाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी प्रॉपर अमाउंट, आपको 2 फिंगर लेंथ एटलीस्ट आपको अप्लाई करनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, और प्रॉपर आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना चाहिए इवनली। डिफरेंट स्किन टाइप्स लाइक ड्राई है, ऑयली है, या कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई एंड ऑयली, सेंसिटिव है, तो इनके लिए एक आइडियल स्किन केयर क्या होगा? सबसे पहले स्किन केयर रूटीन होता है क्या है, उसमें आपका क्लेंजिंग आता है, टोनिंग आता है, मॉइस्चराइज़र आता है, देन अगर मॉर्निंग है तो सनस्क्रीन आता है। और इसके अलावा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अगर आपको यूज़ करते हो तो वो एज़ पर योर स्किन रिक्वायरमेंट आता है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं ड्राई स्किन से, फेस वॉश मतलब फोमिंग फेस वॉश नहीं यूज़ करना, आपको कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करनी है जो आपके स्किन के नेचुरल ऑयल्स को स्ट्रिप ऑफ ना करे। उसके लिए आप माइल्ड क्लेंजर्स आते हैं, वो यूज़ कर सकते हो जो कि बहुत ही जेंटल होते हैं स्किन के ऊपर। देन टोनिंग के लिए आपको ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिसमें कि हाइड्रेटिंग एजेंट हो, लाइक एलोवेरा हो गया। मॉइस्चराइज़र के लिए आपको थोड़ा हैवी मॉइस्चराइज़र देखना चाहिए, क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र देखना चाहिए। सनस्क्रीन आपको लोशन बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। ऑयली स्किन के लिए जब मैं क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग की बात करूँ तो क्लेंजर में आपको सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर, जो कि आपके स्किन के जो ऑयल है उसको प्रॉपर क्लीन करे, प्रॉपर क्लेंजिंग हो, बिकॉज एक्सेस ऑयल रहेगा फेस पे तो ब्रेकआउट्स। ऑयली स्किन की बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, एक्ने होना, तो वो ब्रेकआउट्स करेगा एक्सेस ऑयल। चीज़ों को आप अपने फेस वॉशेस में देखिए, ये इंग्रेडिएंट्स को। देन टोनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो कोई अल्कोहल बेस्ड टोनर्स यूज़ कर सकते हो। देन मॉइस्चराइज़र के लिए आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए जो कि आपकी स्किन को और ग्रीसी या और ऑयली ना करें। सनस्क्रीन में आपको जेल बेस्ड सनस्क्रीन ही यूज़ करना चाहिए, वो आपकी स्किन के पोर्स को क्लॉग नहीं करेंगे, ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। सेंसिटिव स्किन की बात करो तो इसके लिए आपको बहुत ही माइल्ड और जेंटल क्लेंजर यूज़ करना है जिसमें कि हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ हों, सूदिंग एजेंट्स हों, वो इम्पॉर्टेंट है। देन टोनिंग में आपको कैमोमाइल बेस्ड या फिर एलोवेरा बेस्ड वो चीज़ें यूज़ करनी है। इवन टोनिंग आप चाहो तो सेंसिटिव स्किन से प्रॉब्लम हो रही तो आप स्किप भी कर सकते हो। मॉइस्चराइजिंग के लिए आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं, वैसे इंग्रेडिएंट्स का कोई मॉइस्चराइज़र, लाइक सेंटेला एसियाटिका एक बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट है, वैसे इंग्रेडिएंट्स वाले जो मॉइस्चराइज़र हैं और प्रॉपर हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र हैं वो आपको यूज़ करना चाहिए।
सनस्क्रीन की बात करूं तो फिजिकल सनस्क्रीन पे मैंने आपको बताया कुछ, मैं फिर से बताना चाहूँगा। केमिकल सनस्क्रीन और फिजिकल सनस्क्रीन, दो तरह के सनस्क्रीन होते हैं। केमिकल सनस्क्रीन स्किन के साथ रिएक्ट करके आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो यूवी रेस को एब्जॉर्ब करते हैं। फिजिकल सनस्क्रीन एक फिजिकल बैरियर बना के यूवी रेस को रिफ्लेक्ट करके प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो स्किन से रिएक्ट नहीं करते। तो अगर सेंसिटिव स्किन है तो आपको इसमें मेजरली फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए, जिसमें कि जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड आता है, तो वो यूज़ करना चाहिए। तो सर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स कब स्टार्ट करनी चाहिए? सो मेरे हिसाब से एंटी एजिंग ट्रीटमेंट आपके 20 से स्टार्ट होनी चाहिए, नॉट ट्रीटमेंट बट एंटी एजिंग प्रिवेंशन। तो मैं क्या एडवाइस करता हूँ, इन द 20s आपको सबसे इंपॉर्टेंट है सन प्रोटेक्शन मॉइस्चराइजर यूज़ करके अपने स्किन को डैमेज होने से बचाना। उस टाइम पे आप बहुत ही माइल्ड एंटीऑक्सीडेंट लाइक विटामिन सी माइल्ड परसेंटेज में यूज़ कर सकते हो। अपने 30s में आप उसको जो है रेटिनॉल ऐड करके उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। तो सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर तो रहेगा, साथ में आप रेटिनॉल, ताकि आपको कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करे। फिर 40s के अराउंड मैं सजेस्ट करता हूँ कि अब आपको थोड़ा इंटेंसिव ट्रीटमेंट्स लाइक माइक्रो नीडलिंग हो गई, केमिकल पील्स हो गए, सम लेजर्स भी हो गए जो कि कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करें, तो वो आपको 40s में स्टार्ट कर देना चाहिए टू प्रिवेंट एजिंग। सो डॉक्टर, लोग काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एक स्किन कंडीशन होती है एक्जिमा, एक होती है मिलाज्मा और एक होता है सोराइसिस। सो वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? सो ये 3 स्किन की अलग अलग कंडीशंस के नाम हैं। एक्जिमा फर्स्ट, आपने दूसरा बोला मिलाज्मा, थर्ड इज सोरियासिस। एक्जिमा क्या होता है? एक्जिमा इज़ अ फॉर्म ऑफ स्किन डिसऑर्डर जिसमें कि आपकी स्किन पर रैश हो जाता है, उसमें बहुत इचिंग होती है, और ये जो होता है मेजरली आपका स्किन बैरियर डिफेक्ट होता है। एटोपिक डर्मेटाइटिस एक कंडीशन बोलते हैं, उसके अलग अलग मैनिफेस्टेशन एक्जिमा के फॉर्म में आते हैं। अंदर से भी किसी रीज़न से हो सकता है, बाहर इन्वायरमेंटल कोई एलर्जन है वो भी इसको ट्रिगर कर सकता है। तो इसलिए आपका स्किन जो प्रॉपर एक बैरियर ऊपर बना के रखता है जो कि बाहर से एलर्जन को नहीं आने देता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन में आपस में सेल्स होती हैं, और सेल्स के बीच में जो होते हैं सेरामाइड्स और कोलेस्ट्रॉल, वो उसको पैक किए रहते हैं, तो उससे आपका स्किन प्रोटेक्टेड रहता है। तो अगर किसी को इनहेरेंटली ये डिफेक्ट है कि उसकी स्किन बैरियर प्रॉपर नहीं है, तो उनको एक्जिमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये होता है एक्जिमा। देन मिलाज्मा क्या होता है? ये बहुत ही डिफरेंट है। मिलाज्मा एक ब्राउनिश कलर का पिगमेंटेशन फेस पे आ जाता है, जो कि दोनों साइड पे अक्सर होता है, या फिर आप चीक्स पे हो सकता है, फोरहेड पे हो सकता है, तो इसको झाइयाँ बोलते हैं बहुत कॉमनली, तो हमारी मेडिकल लैंग्वेज में उसको मिलाज्मा बोलते हैं। थर्ड जो आपने कंडीशन बताई सोरियासिस, वो भी काफ़ी कॉमन है हमारे यहाँ पे, हर 100 में से 2-3 लोगों को होती ही होती है। उसमें स्किन पर रेड कलर के पैचेस आ जाते हैं, और स्किन जो होता है उसमें स्केलिंग होती है, बेसिकली पपड़ी निकलना इसको बोलते हैं, स्किन शेड ऑफ होती है। उसमें क्या होता है, स्किन हमारी नॉर्मली 28 डेज में पूरी टर्नओवर करती है ऊपर से नीचे तक, बट यही प्रोसेस अगर 4 डेज में होना शुरू हो जाए तो इसको सोरियासिस बोलते हैं। सो इसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, और इसमें पेशेंट को इचिंग होती है, रेडेड पैचेस होते हैं, सबसे कॉमन लोकेशन स्कैल्प पे होता है। तो ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक्जिमा, सोरियासिस एंड मेलाज्मा। सो डॉक्टर, विटिलिगो के कॉजेज क्या होते हैं? एंड पीपल ऑफन गेट कंफ्यूज्ड कि क्या जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? विटिलिगो, जिसको कि सफ़ेद दाग भी बोलते हैं, इसमें कि हमारी स्किन पे वाइट कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं जिनमें कलर नहीं होता है, वो बाकी जगह से अलग दिखता है। ये मेजरली जो कॉज होता है कि स्किन में हमारी जो सेल्स होती हैं, मेलानोसाइट्स एक सेल होती हैं जो कि ये ब्राउन कलर का पिगमेंटेशन मेलानिन बनाती है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है स्पेसिफिक एरिया से, इसलिए वो एरिया वाइट पड़ जाता है, वहाँ पे कलर प्रोडक्शन बंद हो जाता है। इसके होने के बहुत सारे कारण हैं, वो मेलानोसाइट्स डिस्ट्रॉय होने के बहुत सारे कारण हैं। वो आपके ऑटोइम्यून फैक्टर, मतलब आपकी बॉडी ही जो है उनको, आपकी इम्यूनिटी नहीं, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया विदाउट एनी रीज़न। दूसरा, जेनेटिकली सब्सेप्टिबिलिटी होती है, आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को था। 20-30% केसेस में ऐसा देखा गया है कि फैमिली हिस्ट्री में विटिलिगो है, तो विटिलिगो हो सकता है रिलेटिव को या ऑफस्प्रिंग को, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर पेरेंट्स को विटिलिगो है तो बच्चे को विटिलिगो होना ही होना है, ऐसा हमेशा नहीं मिलता है। समटाइम्स न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्ट्रेस, टू मच ऑफ फ्री रेडिकल, मतलब अगर बॉडी स्ट्रेस में है या फिर किसी रीज़न से बॉडी ऑफ फ्री रेडिकल ज़्यादा बन रहे हैं, आपका एंटीऑक्सीडेंट इंटेक नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बॉडी में एक फ्री रेडिकल चीज़ जनरेट होती है जो कि बॉडी को डिस्ट्रॉय करती है, तो एंटीऑक्सीडेंट उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो कभी आप प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट डाइट नहीं ले रहे हो तो भी बन सकता है। तो इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं
किसी भी रीज़न से आपको विटिलिगो हो सकता है। डॉक्टर, स्किन कैंसर के कुछ अर्ली साइंस जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सो स्किन कैंसर 3 तरह के होते हैं कॉमनली, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और मैलिग्नेंट मेलानोमा। बेसल सेल कार्सिनोमा स्किन की सबसे बेसल लेयर, सबसे नीचे की लेयर जो एपिडर्मिस की होती है वहाँ से निकलता है। इसमें मोस्ट केसेस में सन एक्सपोज एरिया में, बिकॉज ये सन इंड्यूस होता है, सन एक्सपोज एरिया में अल्सर बन जाता है। तो आपको अर्ली साइंस में ये देखना है कि आपके कहीं फेस पे या बॉडी पे किसी पार्ट में कोई ऐसा घाव, अल्सर मतलब घाव तो नहीं बन गया जो कि आप क्रीम्स लगा रहे हो, दवाई ले रहे हो, फिर भी वो हील नहीं कर रहा है। तो उसको आपको किसी डॉक्टर को दिखा के एडवाइस देना चाहिए कहीं ये बेसल सेल कार्सिनोमा तो नहीं है। दूसरा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो कि लिप्स पे बहुत कॉमन है, माउथ के अंदर बहुत कॉमन है। उसमें ग्रोथ आती है मोस्टली, कोई पेन नहीं होगा उस ग्रोथ में, बट वो ग्रोथ होगी, आपको इरिटेट करेगी और वो जाएगी नहीं बहुत लॉन्ग टर्म से। ऐसी कोई ग्रोथ है टोबैको यूजर्स में बहुत कॉमन है, तो वो आपको दिखाना चाहिए डॉक्टर को हमेशा। मैलिग्नेंट मेलानोमा जो कि इंडिया में बहुत ही रेयर होता है, यूरोपियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन में बहुत कॉमन होता है, फेयर स्किन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है। उसमें बेसिकली मिलानोसाइट जो सेल मैंने विटिलिगो के बारे में बताया, वही सेल्स से ये मेलानोमा जो होता है, ये कैंसर जो होता है वो स्टार्ट होता है। इसके अर्ली साइंस क्या तो है कि होते हैं कि इसमें अगर आपका कोई मोल है उसमें आपको चेंजेस दिखने लगे, उसके बॉर्डर पे कोई चेंज दिखने लगे, उसके पिगमेंटेशन में कोई चेंज दिखने लगे, उसमें कोई सिम्टम्स, इचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाए और उसका अपीयरेंस चेंज होना शुरू हो जाए, तो आपको उस मोल को चेक कराना चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके। उनके पास डर्मेटोस्कोप होता है, वो चेक करके आपको कंफर्म कर सकते हैं कि ये कैंसरस है या नहीं है। तो डॉक्टर, आजकल जैसे लोग हैं देसी इलाज करते हैं, घरेलू नुस्खे करते हैं, लाइक आप खीरा लगा लो फेस पर, खीरे का रस, या बेसन और दही लगा लो, या केला और दूध लगा दो। तो आप इसके बारे में क्या सजेस्ट करेंगे? आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब पे लोग देख के बहुत कॉमनली करते हैं कि दही में कुछ मिला लिया या टमाटर में कुछ मिला लिया। इवन मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी, उसने आलू का रस लगा लिया था। बिकॉज क्या होता है, आप उन चीज़ों को करके अपनी स्किन को और इरिटेट करते हो। सो डॉक्टर, नाउ माई लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, एक हेल्दी स्किन के लिए क्या डाइट और क्या लाइफस्टाइल चेंजेस होने चाहिए? सो हेल्दी स्किन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप डाइट में अपने एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा लें। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट किस में होती है? जो ब्राइट कलर के फ्रूट्स होते हैं वो खाने चाहिए। विटामिन सी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो विटामिन सी रिच मतलब जैसे साइट्रस फ्रूट हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, ये लेना चाहिए। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हो गए, उनमें ओमेगा फैटी एसिड होता है, वो भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और कोलेजन बनाने के लिए आप प्रोटीन रिच डाइट लें। प्रोटीन डेफिशिएंसी से भी स्किन आपकी डैमेज हो सकती है, तो प्रोटीन रिच डाइट लें और एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लें, और सारे विटामिन्स, मिनरल्स ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं स्किन के लिए। देन इसके अलावा स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए। सो प्रॉपर स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की स्लीप लीजिए, एक फिक्स टाइम पे स्लीप लीजिए, ताकि आपका सर्कैडियन रिदम प्रॉपर बना रहे, आपके हार्मोन्स प्रॉपर सिक्रीट होते रहें। और इसके अलावा अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रेस बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी स्किन हेल्थ के ऊपर, क्योंकि स्ट्रेस हाई रहेगा तो आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई रहेगा। कॉर्टिसोल लेवल हाई रहेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आपका ऑयल सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होगा, आपके स्किन हेल्थ पे वो असर डालेगा। तो इसलिए थैंक यू सो मच डॉक्टर, ये सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव था।